हम आपके लिए कर रहे हैं लगातार प्रयास, इसलिए आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ग्रो करना ही हमारी क्या करता है, साहस को बढ़ाता है और हमें लगता है कि चलिए आप सभी का सपोर्ट हमें मिल रहा है। बाकी कैसा लगता है क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप देख रहे हैं जॉब्स भारती और कल का क्लास सेम यही चला था, लेकिन इसमें समस्या क्या हुआ था कि मुझे लगता है कि शायद हम लोग पानीपत पर थे, तब तक कैमरा का बैटरी शायद लो हो गया और वीडियो ऑटोमेटिक रुक गया था या फिर क्या वजह रही मुझे भी पता नहीं चला, क्यों अचानक से अपने आप से कैमरा ऑफ हो गया, ठीक है? तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यही चीज़ें कल हम लोग पढ़े हुए थे और वो चीज़ें ऐसे ही हैं, मतलब उसमें कोई चेंजिंग है नहीं। एक्चुअली हुआ ये है कि क्लास तो मैंने पूरा कराया बट कैमरा ऑफ हो जाने की वजह से पूरा ठीक से अपलोड कवर नहीं हो पाया। तो चलिए बात करते हैं, अब चूंकि अ, फिर से इसको कर रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे से बात करते हैं और देखते हैं। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, ठीक है, और 11 साल बाद यानी कि 94 में फरगना का शासक बनता है। ये इंडिया पर अटैक करना चाहता था, ठीक है। बाकी एक चीज बताना चाहेंगे कि अगर कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, कल वाला क्लास, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन किया था कि ये चीजें कैसे हो रही है, क्यों ये इंडिया पर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है ना, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चीजें ये होती है कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, ये तो खुद से आना भी चाहता है, लेकिन एक बैकग्राउंड तैयार ये होता है कि लोधी वंश का तो अंतिम शासक इब्राहिम लोधी होता है, क्योंकि ये इस युद्ध में मारा जाता है तो इसके बाद तो लोधी वंश समाप्ति हो जाती है, तो इसलिए ये अंतिम शासक है। दिल्ली का शासक था, लेकिन पंजाब का राज्यपाल उस समय ये इसके अंडर में ही आता था सभी क्षेत्र, और पंजाब का राज्यपाल कौन था? दौलत खां। लेकिन दौलत खां इसके प्रति षड्यंत्र रचता है क्योंकि ये इसे पसंद नहीं करता था, ठीक है, थोड़ा सा ये मतलब कठोर शासक था इब्राहिम लोदी। तो इसने क्या किया कि बाबर को बुलाया, निमंत्रण दिया कि आओ और दिल्ली पर क्या करो, अटैक करो, ठीक है। मतलब आने के लिए रास्ता तो वही था, पंजाब, पेशावर, मुल्तान के रास्ते होते हुए आना, ठीक है। तो चीजें क्या है कि ये पंजाब का राज्यपाल है ही, एंट्री देने के लिए तैयार है, ठीक है। बाबर भी पहले से आने की प्लानिंग कर ही रहा है, ठीक है। तो अब पृष्ठभूमि तैयार है, ये आता है और सबसे पहले क्या करता है कि यहाँ पर 1507 में ये बादशाह का इसे उपाधि मिलती है। बाकी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले एपिसोड में देख लीजिए, बादशाह मतलब क्या, और ये इकलौता ऐसा शासक था, मतलब प्रथम अब तक का, जिसको बादशाह की उपाधि मिलती है। ऐसा क्या है बादशाह वाले में, तो ये चीज आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। बाबर सैनिकों के साथ आता है यहाँ पर 12,000 सेनाएं, अपने बाबरनामा के अनुसार ये बताता है, जो जिसकी रचना खुद उसने की थी, ठीक है। तोप भी इसमें यूज करता है और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के तुगलमा युद्ध नीति जो है ये उज्बेकों से सीखता है, उज्बेक क्षेत्र के निवासियों से, ठीक है, वहां के लड़ाकों से। और तोप जो है इसको चलाने के लिए अपने यहाँ के काबुल का प्रसिद्ध जो निशानेबाज है उस्ताद अली और मुस्तफा, इसको लेकर के आता है। बात है 1519 की, जब भारत पर पहला आक्रमण करता है, और उस समय ये जो आक्रमण हो रहा होता है, यूसुफजई जाति कुछ होते हैं और उन्हीं जातियों से ये भिड़ंत होता है, ये एक भिड़ंत होता है जिसमें ये लोग हार जाते हैं और इसको बजौरा और भोरा, ये दो जो क्षेत्र हैं, इस पर ये कब्जा कर लेता है, ठीक है, भारत में। दूसरा जो युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, मतलब 2 नंबर पर मैंने ये लिखा है, लेकिन पानीपत का जो युद्ध होता है, पानीपत पर चूंकि इसके बाद भी युद्ध होते हैं, इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध अलग अलग युद्ध होता है, इसलिए इसको प्रथम युद्ध माना गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ये चीज पूछा जा सकता है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। लेकिन क्या है कि इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा होता है ग्वालियर का नरेश, एक होता है विक्रमजीत, ये इसका साथ दे रहे होते हैं और ये दोनों संयुक्त सेनाओं के साथ क्या करते हैं, इस युद्ध में भाग लेते हैं। लेकिन बाबर विजयी होता है, क्योंकि इसी युद्ध में इसका प्रयोग ये यहां पर नहीं किया है, इसका प्रयोग ये यहां पर किया है, जैसे 12,000 सैनिकों का, लेकिन ये कम ही बताया गया है, ठीक है। संशय वाली ये बातें हैं कि 12,000 केवल सेना गई हो, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, ज्यादा गया होगा, लेकिन बाबर अपने बाबरनामा में इस चीजों को थोड़ा सा कम करके दिखाया, ताकि ये दिखाया कि हमारी कम सेनाएं ही उनके दो राजाओं के संयुक्त सेनाओं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो चीजें ये होती है कि पानीपत का ये प्रथम युद्ध है, ठीक है, और जो होता है 21 अप्रैल और 1526 को।
ठीक है। इब्राहिम लोदी और ग्वालियर नरेश विक्रमजीत एक साथ होते हैं, दूसरी तरफ बाबर की सेना होती है और बाबर की सेना विजयी होती है, और यहाँ से जो प्राप्त धन होते हैं उसको ये क्या करते हैं कि उसमें से कुछ हिस्से को काबुल के जनता, काबुल जहां का ये था, काबुल के जनता को क्या कर रहा है कि एक एक चांदी के सिक्के बांट देता है। अब लोग जो है ना इसको क्या कहते हैं कि ये बहुत मतलब उदार व्यक्ति है, कितना दयावान व्यक्ति है, और इसीलिए इसको कलंदर की उपाधि मिलती है। क्यों? इसके दयालु होने के कारण, मतलब सॉरी दयालु क्या, दानी होने के कारण। दयालु होता तो फिर इतना तो नहीं करता, काटने उठने की मारने की बात। अब तक के जितने भी शासक हुए थे उसमें से इब्राहिम लोधी ऐसा प्रथम शासक था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। हालांकि ग्वालियर नरेश भी इस लड़ाई में इनको वीरगति की प्राप्ति होती है और ये भी मर जाते हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा शासक नहीं हुआ था, ठीक है, ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ था जो मैदान क्षेत्र में मारा गया हो। ठीक है, इब्राहिम लोधी ऐसा प्रथम शासक होते हैं जो भी आपको बाहरी आक्रांत आते हैं उसमें ये प्रथम शासक है। ठीक है, जो कहां मारा जाता है, युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें तो आपने समझ लिया कि इन्होंने क्या किया, इतना धन लूटा, इतना धन लूटा कि क्या करता है अपने सेनाओं को कुछ बांटता है और एक एक चांदी के सिक्के क्या करते हैं प्रत्येक जनता को बांट देता है। ठीक है, जिसके कारण इसको कलंदर की उपाधि मिलती है। और ग्वालियर ग्वालियर नरेश से, क्योंकि जितने ग्वालियर लोग जो कुछ भी होता है उसे लूटपाट करते हैं, तो कोहिनूर हीरा कहां से मिलता है, ग्वालियर नरेश विक्रमजीत के राज्य से। ओके, बात करते हैं यहाँ पर तमगा कर जो कि मुस्लिमों पर लगता था, इसे भी ये क्या करता है, इसको इतना है खुशहाली हुआ होता है, इतना धन मिल जाता है कि ये तमगा नामक कर को भी क्या करता है, समाप्त कर देता है। तीसरा नंबर पर अब देखिए, पानीपत का तो हो गया, तो पानी के बाद खाना चाहिए। ठीक है, पानी के बाद खाना, पानी पी लिया तो फिर खाना भी तो चाहिए ना, केवल पानी पी के काम नहीं चलेगा, तो खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध जो होता है 13 मार्च को होता है 1527 को। अब ध्यान समझिएगा कि भारत पर अटैक देखे तो 19 में, उसके बाद कंटिन्यू होता है 26 से, 26 के बाद 27 में खानवा का युद्ध हो रहा है। खानवा का युद्ध जो होता है 27 में होता है, 27 और 27 राणा संगा के बीच में होता है, राणा संगा और बाबर के बीच में। बाबर क्या होता है, विजयी होता है। और यहां पर राणा संगा से चूंकि ये जान रहा होता है कि हमें यहाँ पर टफ मतलब ये क्या युद्ध देखने को मिल सकता है, और इसलिए इन्होंने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था इस युद्ध में। जिहाद जो होती है, ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो जैसे कि अगर ये समझाए कि मैं अपने धर्म के अलावा बाकी धर्मों को ये समझूं कि इन्हें जीने का हक नहीं है। ठीक है, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि जैसे कि जो आपके धर्म को नहीं मान रहा है या फिर उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर हिंदू धर्म के लोग हैं और उसके मंदिर में कोई मांस मदिरा या फिर कुछ फेंके, तो उसको क्या कहेंगे, विधर्मी है, यानी कि राक्षस से तुलना करते हैं और इसे जीने का कोई हक नहीं है। तो मुस्लिम वाले जिहाद शब्द का प्रयोग इसलिए यहाँ पर जो मुस्लिम शासक होते हैं कौन होते हैं, बाबर इस शब्द का प्रयोग करता है कि हाँ जिहाद शब्द मतलब जिहाद छेड़ता है, ताकि जो सैनिकों में है वो उत्तेजना आए, आक्रामकता आए, और ये लोग मतलब ये शब्द सोचे कि हाँ ये हैवान है, हमें इन्हें किसी भी तरह से मारना है। ठीक है, तो ये शब्द का प्रयोग करता है, जिहाद शब्द का प्रयोग। और जब ये जंग जीत जाता है तो उसके बाद गाजी का उपाधि भी धारण करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 26 में पानीपत, 27 में खानवा और 28 की बात करते हैं, तो चलिए ध्यान समझिएगा, ये कंटिन्यू होता है। अब आजकल लड़कियों के बीच में ना एक कपड़ा बड़ा फेमस हुआ है, चंदेरी या फिर चंदेरी या चंदेली, कुछ ऐसा ही होता है, वो कपड़ा बड़ा फेमस हुआ है। तो सेम वही चीज होता है, चंदेरी का युद्ध होता है 29 जून 1528 को। तो पहली बार तो 26 में ये क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, 27 में खानवा का युद्ध, और 28 में क्या हो रहा है, चंदेरी का चादर ओढ़ के सो जाना है। लेकिन सोने से पहले थोड़ा नींद में खलल डाल देते हैं कौन, अफगान वाले। इसलिए 29 में एक और लड़ाई होता है 1529 में अफगानों के साथ, और अफगान इसमें भी क्या होते हैं, हार जाते हैं। तो बात करते हैं चंदेरी का युद्ध 28 में हुआ होता है मेदिनी राय और बाबर के बीच में, बी फॉर बाबर है यहाँ पर। बाबर क्या होता है, जीत जाता है। 5 मई, सॉरी 5वां नंबर, 5 मई नहीं 5वें नंबर, क्योंकि ये चौथा नंबर टॉपिक था हमारा। 5वें नंबर पॉइंट पर अगर हम आ जाए तो बंगाल का शासक होता है ये नुसरत शाह। कौन होता है, नुसरत शाह। तो नुसरत शाह होता है, इससे ये मित्रता करता है और उससे एक वचन ले लेता है। वचन ये लेता है कि आप अफगानों को शरण नहीं देंगे, क्योंकि अफगानों से लड़ाई हो रही है ना, तो ये अफगानों को शरण नहीं देने का वचन लेता है, किससे, नुसरत शाह से लेता है, जो कि बंगाल के शासक होते हैं। ये मई में होता है, ये भी काम मई में ही हो रहे हैं। मई में क्या होता है, अफगान और किसके बीच में, अफगान जो होते हैं, जो भी अफगान शासक थे अफगानी, और उनके और प्लस किसके बीच में, तो बाबर के बीच में एक युद्ध होता है यहाँ पर भी, जहां पर फिर बाबर क्या होता है, विजयी होता है। 30 में तो और कोई आंदोलन हो इससे पहले ये क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है,
26 सितंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है और 5 सितंबर मनाने के लिए, शिक्षक दिवस मनाने के लिए चला जाता है, खैर जो भी हो। लेकिन 26 सितंबर 1530 को ये इसकी मृत्यु होती है, याद रखिएगा। अब ये काबुल से कितना प्रेम कर रहा है कि देख रहे हैं अपने जनता को कितना सिक्का बांट रहा है, सेनाओं को लूटा हुआ माल दे रहा है, ठीक है। और उसी लूट में क्या मिलता है, कोहिनूर का हीरा मिलता है, ठीक है। तो 26 सितंबर 1530 को जब ये मर जाता है, तो उस समय इसने ये चीजें कहा था कि अगर हम मर जाते हैं तो फिर मतलब हमें कहाँ, काबुल में दफनाया जाए, इसकी ये इच्छा थी। लेकिन उस समय जाने के सभी मार्ग अवरुद्ध थे, ठीक है। इस वजह से उसको वर्तमान समय में वहीं आगरा में ही इसकी मृत्यु होती है। तो आगरा कहीं आराम बाग में इसको क्या, आराम से लेटा दिया जाता है, आराम करो तब तक। अब ये आराम गाह है ना, यानी कि आराम बाग में ये हमेशा के लिए नहीं दफनाया जाता है, आराम कुछ दिन तक करने के दिया जाता है और उसके बाद से इसको कहा, काबुल में ले जाकर के दफनाया जाता है, ठीक है। काबुल में दफनाया गया। और यहाँ पर एक चीजें मतलब आराम बाग मतलब ये चीज आया था कि उसने बाग को, मतलब बाग निर्माण करना उसको बहुत अच्छा लगता था और उसको चार बाग कहा जाता था। चार बाग इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो बाग वो बनाता था उसके चारों तरफ नहरों का विकास करता था, ठीक है। तो बड़ा सुंदर दृश्य होते थे। और इसीलिए अगर कभी प्रश्न आता है कि चार बाग का निर्माण किसने करवाया था, तो चार बाग का निर्माण कौन करवाया था, मतलब बाबर ने। लेकिन ये मत सोचिए कि चार बाग मतलब चार बगीचे, नहीं नहीं, चार बाग इसलिए क्योंकि चार तरफ से क्या होते थे, नहर वगैरह होते थे जिसमें जो जल है वो हमेशा बहते रहते थे। तो ये था बाबर के बारे में, जो कि कल के क्लास में हम लोग छोड़ दिए थे। उस टॉपिक को आज हम किए हैं पूरा क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।